दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन संपूर्ण हिंदी व्याकरण बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले और स्कूली परीक्षा के विद्यार्थी भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके हिंदी व्याकरण संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो गलत नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में किस पर अपन चर्चा करेंगे तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, आज का अपना जो वीडियो है वो है संपूर्ण हिंदी व्याकरण पर वीडियो है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण। अब संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत के सर कौन कौन से टॉपिक लोगे तो वो एक बार अपन देख लेते हैं। संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तो आप ध्यान रखना, संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज के इस वीडियो में अपन सबसे पहले बिल्कुल जीरो लेवल से भाषा के बारे में, भाषा क्या है और भाषा में से कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। बोली क्या है, बोली किसे कहते हैं, बोली में से कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। लिपि क्या है, लिपि में से प्रतियोगिता परीक्षा में कई प्रश्न बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और अपन अज्ञानतावश गलत कर देते हैं उसको अच्छी तरह से इस वीडियो में समझने वाले हैं। फिर अपना मेन चौथा संपूर्ण हिंदी व्याकरण पर चौथा टॉपिक आएगा व्याकरण, जहां से अपनी हिंदी व्याकरण शुरू हो जाएगी। उस पर अपन व्यवस्थित रूप से चर्चा करेंगे। व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे तो देखो, व्याकरण के अंतर्गत अपन 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। व्याकरण के अंतर्गत अपन 3 टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। वर्ण विचार में वर्ण 2 प्रकार के, स्वर एवं व्यंजन, इनको बिल्कुल बारीकाई से इस वीडियो में या अगले वीडियो में अपन समझेंगे इसको। फिर दूसरा शब्द विचार, ये व्याकरण के शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। ये वर्ण विचार, शब्द विचार और व्याकरण का तीसरा 3 अंग होते हैं, ध्यान रखें, प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। तीसरा हो जाएगा वाक्य विचार। वाक्य विचार, इन सबको मैं आसानी से आपको सरल कराने वाला हूं और बिल्कुल आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक आपसे गुजारिश, निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट कर आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आप देख रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण, मैंने कहा सबसे पहले अपन लेंगे भाषा। तो शुरू कर लेते हैं अपन भाषा। तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण एक बार मैं लिख देता हूं, फिर अपन शुरू करेंगे तो ठीक रहेगा। तो आज का टॉपिक है अपना संपूर्ण हिंदी व्याकरण। संपूर्ण हिंदी व्याकरण बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसने अब जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा है और ज्यादा याद हो जाएगा। जो कमजोर है बिल्कुल उनको जीरो लेवल से मैं शुरू कर रहा हूं, तो हर चीज परफेक्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगी। हिंदी के लिए आईजी तैयार है, आईजी हिंदी एकेडमी। ध्यान रखें, बिल्कुल हिंदी टीचिंग आपको शानदार ढंग से मैं संपूर्णता से कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैंने कहा था संपूर्ण हिंदी व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक अपना भाषा। भाषा क्या है, भाषा में से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो भाषा क्या है, बोलकर और लिखकर विचारों और भावों को प्रकट, बोलकर और लिखकर विचारों और भावों का आदान प्रदान करने का साधन है। क्या है, बोलकर, अब मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं और जो मेरे विचार है वो मैं प्रकट कर रहा हूं, बस यही तो भाषा है। तो भाषा अगर पूछ लिया जाए और भाषा की आपको परिभाषा पूछी जाए तो कुछ नहीं है, अब मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं और अपने जो विचार है वो आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आपकी हिंदी आसान हो जाए, बस वही भाषा है। ठीक है, तो बोलकर और लिखकर, थोड़ा सा लिख लेते हैं, भाषा की परिभाषा बिल्कुल आसान हो जाएगी। बोलकर
बोलकर एवं लिखकर, बोलकर एवं लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान को, आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। बस कुछ नहीं, भाषा कहा जाता है, कुछ नहीं है। भाषा क्या है? जो अपने विचार हैं वो बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाना, बोलकर और लिखकर विचारों और भावों, विचार या आप भाव भी एवं भावों को, विचारों एवं भावों को आदान प्रदान करना, ये जिस साधन के द्वारा या जिस चीज के द्वारा उसे भाषा कहा जाता है। तो कुछ नहीं है, भाषा इजी है, थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हैं। बोलकर या लिखकर अपने विचारों एवं भावों के आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है। यह आदान प्रदान का जो साधन है, जिस साधन से अपने विचार एवं भावों को अपन आदान प्रदान कर रहे हैं, बिल्कुल वही भाषा है। ठीक है। अब भाषा के बाद में मैंने दूसरा टॉपिक लिया था, उससे पहले भाषा में से एक प्रश्न और बनता है। वो बनता है कि भाषा के भेद कितने हैं, रूप कितने हैं। तो मुख्य रूप से भाषा के भेद दो ही हैं। दो कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगी आपकी मौखिक भाषा, याद रखें, मौखिक भाषा जो बोलकर प्रदर्शित की जाती है मुख से। ठीक है। दूसरी होती है लिखित भाषा, लिखकर, लिखित भाषा, ये याद रखें। मूल रूप से भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यहां से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। ठीक है। अब अपन दूसरा जो पॉइंट है उस पर चलते हैं, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। वो पॉइंट है, मैंने कहा था बोली। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। ठीक है। एक कोई भी सीमित क्षेत्र है, उस सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली का रूप, किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। तो थोड़ा सा लिख लो, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को, ये याद रखें आप, स्थानीय रूप, स्थानीय रूप को, स्थानीय रूप को क्या कहा जाएगा? स्थानीय रूप को ही बोली कहा जाएगा। तो कुछ नहीं है, बोली कहा जाता है। समझ में आ गया यहां तक? बस भाषा और बोली, यहां से प्रश्न बनते हैं अधिकतर। जैसे अवधी बोली, ठीक है ना, बिहारी, मगही, अपन आगे हिंदी साहित्य का जो अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, उसमें मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाड़ी, ये सारी क्या है? बोली है। उसमें अच्छी तरह से इन बोली को और शानदार ढंग से समझ लेंगे। वो आपका फर्स्ट ग्रेड का हिंदी व्याख्याता और सेकंड ग्रेड हिंदी, उसमें अच्छी तरह से ज्यादा समझेंगे। अभी जो दूसरे भी विद्यार्थी है उनको कॉमन चीज थोड़ा सा बता देते हैं अपन कि बोली क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप, इसे याद रखें, स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट जो मैंने कहा था वो क्या है? अगला मैंने कहा था बोली के बाद में बोली, भाषा हो गई, बोली हो गई, फिर अगला था लिपि, भाषा, बोली, और तीसरा लिपि। लिपि किसे कहते हैं? यहां से अधिकतर प्रश्न बनते हैं और विद्यार्थी गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान से देखना,
लिपि किसे कहते हैं? कुछ नहीं है, भाषा के या ध्वनि के लिखित रूप को लिपि कह सकते हैं, ठीक है। या भाषा के ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों को काम में लिया जाता है वो लिपि है, ठीक है। ध्वनियों को लिखने के लिए तो थोड़ा सा लिख दो, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों को काम में लिया जाता है, जिन चिन्हों को काम में लिया जाता है वो लिपि है, काम में लिया जाता है वह लिपि है। बिल्कुल आपके कमेंट आ रहे हैं, देख रहा हूं मैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या जिन चिन्हों को काम में लिया जाता है, काम में या प्रयोग एक ही चीज है, प्रयोग में लिया जाता है वो क्या है? लिपि है। समझ गए? लिपि क्या है? ध्वनि चिन्ह है, ठीक है ना। उनको लिखने के लिए जिन चिन्हों को काम में लेते हैं वो लिपि है। सीधी सी परिभाषा है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब लिपि में से प्रश्न कहां से बनता है तो वो थोड़ा सा देख लो। लिपि में से जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे अधिकतर कि हिंदी की लिपि कौन सी है, संस्कृत की लिपि कौन सी है, ये याद रखना। संस्कृत की लिपि कौन सी है, मराठी की लिपि कौन सी है, एक दो और देख लो आप। और यहां से पूछा जाता है नेपाली की लिपि कौन सी है, तो आपको याद रखना है इनकी लिपि देवनागरी है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि, ठीक है। यह देवनागरी लिपि है जो क्या है? ध्वनियों के लिखने के चिन्ह है, ध्वनियों के लिखने के चिन्ह है। तो देवनागरी लिपि है, ये याद रखने। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली बहुत सारी है, लेकिन अपन ने जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं उस पर मैं फोकस कर रहा हूं। कई बार पूछ लिया जाता है, ये अधिकतर पूछा जाता है कि नेपाली में कौन सी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। या संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो बस वो है देवनागरी लिपि, ठीक है। अगला देखो, एक और यहां से लिपि में से प्रश्न बनता है, वो आपका बनेगा कि ये तो हो गया, ठीक है। अब जो अपनी अंग्रेजी है, हिंदी के साथ में चलती है, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, तो ध्यान रखना। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? याद होगा आपको, रोमन लिपि है। अंग्रेजी की कौन सी लिपि है? रोमन लिपि के अंतर्गत अंग्रेजी लिखी जाती है, याद रखना। एक और यहां से प्रश्न बनता है, वो बनता है उर्दू। उर्दू की लिपि कौन सी है, तो याद रखना उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? फारसी लिपि में उर्दू। यहां से आपको प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न और जो कई बार पूछा जाता है, पंजाबी। पंजाबी की लिपि कौन सी है, तो ध्यान रखना पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। गुरुमुखी लिपि में, ठीक है। बस ये मेन रूप से यहां से लिपि संबंधित। पहला तो लिपि क्या है कि ध्वनि चिन्हों को, ध्वनियों के लिखने के चिन्ह लिपि है, कुछ नहीं, शॉर्ट में दो तो ध्वनियों के लिखने के चिन्ह है, उसे लिपि कहा जाता है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, देवनागरी लिपि, इस पे अपन फर्स्ट ग्रेड वाले टॉपिक कराएंगे, उसमें लिपि का पूरा एक चैप्टर लूंगा। बेशर्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
बेल को दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, अब आगे अपन चर्चा करने वाले हैं, ये हो गया। आगे देख लेते हैं अपन। अब मेन जो पॉइंट है अपना उस पर आते हैं। मेन पॉइंट है अपना चौथा पॉइंट, व्याकरण। व्याकरण यहां से अपना शुरू होता है, तो इसको अच्छी तरह से जरूर देखें। व्याकरण क्या है? व्याकरण ध्वनि चिन्हों के नियमों को या नियमों का शास्त्र है, वो व्याकरण है। तो व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध रूप एवं प्रयोगों को काम में कैसे लिया जाता है उसे बताता है, वो क्या है? व्याकरण है। तो भाषा के शुद्ध रूप एवं प्रयोग का ज्ञान कराता है। तो लिख दीजिए, व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध रूप, थोड़ा सा देखिए, भाषा के शुद्ध रूप एवं प्रयोगों का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण क्या कराता है? भाषा के शुद्ध रूप एवं प्रयोगों का ज्ञान कराता है। भाषा का शुद्ध रूप क्या है और इस शुद्ध रूप का कहां पर उचित प्रयोग किया जाएगा, वो व्याकरण कराता है। ठीक है, अब व्याकरण की एक छोटी सी परिभाषा देख लो आप। भाषा के नियमों का वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। तो ये क्या है? भाषा के नियमों का शास्त्र है। व्याकरण क्या है? थोड़ा सा देख लो, व्याकरण क्या है? भाषा के नियमों का शास्त्र। बस, भाषा के नियमों का शास्त्र, ये याद रखें। बस हो क्या याद आपको? भाषा के नियमों का शास्त्र है वो व्याकरण है। यदि आपको इसकी परिभाषा पूछ ली जाए तो आप सीधा लेना, भाषा के शुद्ध रूप एवं प्रयोगों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब व्याकरण के अंग देखिए, व्याकरण के अंग कितने हैं? तो अगला पॉइंट देखिए, यहां से प्रश्न बनता है, व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग हैं? तो ध्यान से देखना, व्याकरण के मोटे मोटे रूप से 3 अंग हैं, मैंने बताया था आपको। तो यहां आप 3 लिख दीजिए। अब 3 कौन कौन से हैं तो वो ध्यान रखना आप। एक हो जाएगा आपका वर्ण विचार। इसमें वर्णों के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। दूसरा है शब्द विचार, शब्दों की उत्पत्ति रूपांतर पर चर्चा करते हैं इसमें। तो शब्द विचार और शब्द हिंदी में कैसे आए उस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा है वाक्य वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। कई वीडियो में आपको 3 की जगह व्याकरण के अंग 4 बता देते हैं, लेकिन वो 4 नहीं है, 3 ही है। इसी के अंदर चिन्ह विचार भी आता है। चिन्ह विचार ये वाक्य विचार के अंतर्गत ही आते हैं। तो 3 ही है मेन। प्रतियोगिता परीक्षा, स्कूली परीक्षा में व्याकरण की परिभाषा पूछी जा सकती है, या व्याकरण की परिभाषा के अलावा यदि आपको जो पूछा जाएगा वो व्याकरण के अंग पर पूछा जा सकता है। तो अंग कितने हैं? तो ध्यान रखना, व्याकरण के अंग 3 ही है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये जो 3 विचार है वो इसमें वाक्य विचार के अंतर्गत ही आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरह से अपन देख लेते हैं। तो देखो, व्याकरण के अंग में यहां टॉपिक डाल देते हैं, व्याकरण का अंग।
व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग। अब व्याकरण के अंग के अंतर्गत पहला ले लेते अपन वर्ण, ठीक है। वर्ण विचार या वर्ण क्या है? भाषा की लिखित मूल ध्वनि, भाषा की लिखित मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वो वर्ण है। तो वर्ण क्या है? भाषा की लिखित मूल ध्वनि या सबसे छोटी इकाई। ये थोड़ा सा लिख ले। भाषा की लिखित मूल ध्वनि, भाषा की लिखित मूल ध्वनि, ठीक है, जिसके या भाषा की लिखित मूल ध्वनि या सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी इकाई। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा देने की कोशिश कर रहा हूं। भाषा की लिखित मूल ध्वनि या सबसे छोटी इकाई जिसके खंड, ये जरूर लिखे आप, जिसके खंड या आप कह सकते हैं टुकड़े, जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके, वो क्या है? वो वर्ण है। बस। वर्ण क्या है? वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अक्षर यानी जिसका क्षय नहीं होता है, जो समाप्त नहीं होता है, जिसके टुकड़े नहीं होते, ठीक है ना। तो भाषा की लिखित मूल ध्वनि या सबसे छोटी इकाई, ये याद रखें, जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके वो क्या है? वर्ण है, ठीक है। अब वर्ण से ही क्या बनती है? वर्णमाला। वर्ण से ही वर्णमाला का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो अब अपन वर्ण के अंतर्गत ही वर्णमाला का अध्ययन करेंगे और स्वर एवं व्यंजन वर्णों के बारे में और हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं उसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो ध्यान से देखें, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो हिंदी में 52 वर्ण है। अब 52 कैसे हैं मैं अच्छी तरह से एक एक वर्ण को बताते हुए आपको बताऊंगा। बस शर्त है आप मेरे साथ अच्छी तरह से देखते रहे। तो शुरू कर रहे हैं अपन। वर्ण उच्चारण की दृष्टि से थोड़ा सा देख लो आप। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के भेद दो ही है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो यहां अपन वर्ण ले लेते हैं, ध्यान से देखो। यहां अपन वर्ण ले लेते हैं। वर्ण क्या है अच्छी तरह से समझ लिया। भाषा की लिखित मूल ध्वनि या सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वो वर्ण है, ठीक है। हिंदी के अंतर्गत दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर एवं व्यंजन, ठीक है। और अब अपन इसके अंतर्गत हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत पहला ले लेते हैं स्वर। स्वर कितने हैं तो ध्यान रखना, स्वर हिंदी के अंतर्गत 11 माने गए हैं। कितने हैं? 11। अब कौन कौन से हैं वो अच्छी तरह से देख लो। स्वर 11 है तो ध्यान से देखो। अ, आ, ई, उ। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें ऋषि की तरफ। यहां से प्रश्न पूछा जाता है ए, आई, ओ और औ। ये इस प्रकार से हिंदी के अंतर्गत 11 वर्ण है। अब यहां स्वर में से एक प्रश्न बनता है कि हिंदी स्वर के अंतर्गत ऋषि का कौन सा स्थान है। तो आप हमेशा याद रखें ये 7वां स्थान होता है,
काउंट कर ले हमेशा, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां है वो ऋषि होता है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं अपन, ये हो गए स्वर। ठीक है, अब स्वर के बाद में एक और अनुस्वार, अनुस्वार। ठीक है, जिसे अंग कहा जाता है, और एक होता है विसर्ग, जिसे अह कहा जाता है। अब यहां इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पढ़ने वाला है वो ध्यान से देखना आप, इन दोनों को अयोग वाह कहा जाता है, अयोग वाह। अब यहां से प्रश्न क्यों बनेगा कि इन्हें अयोग वाह क्यों कहा जाता है? इसे अंग और अह को अयोग वाह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बिना योग के ही ये सात है, अयोग वाह। इसका देखो, ना तो स्वतंत्र स्वर के रूप में कई प्रयोग होता है, ना व्यंजन के साथ में। ठीक है ना, तो ये अयोग वाह है, ध्यान रखें। तो ये कितने हो गए? 2। अब मैं 52 जो आपको वर्ण बताए हैं उनको एक एक करके अच्छी तरह से समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखें। अपन ने स्वर ले लिए, अनुस्वार ले लिए, विसर्ग ले लिया। अब इसके बाद में ये हो गया, फिर अपन दूसरा व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन, यहां से अपने इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं, जहां से प्रश्न बनने के चांस होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन के अंतर्गत व्यंजन 33 है। कैसे है मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना आप। ठीक है, तो व्यंजन देखिए, व्यंजन शुरू करते हैं। क, ख, ग, ग, र। इन्हें क वर्ग कहा जाता है, ये याद रखें और अभी से याद कर ले, क वर्ग। ठीक है, फिर च, छ, ज, ज, ण, इसे च वर्ग कहा जाता है, ये याद रखें। फिर ट, ठ, ड, ड, ण, इसे ट वर्ग कहा जाता है, ये अभी याद कर लें। फिर त, थ, द, ध, न, इसे त वर्ग कहा जाता है, इसे भी अभी याद कर लें। फिर आता है प, फ, ब, ब, म, इसे प वर्ग कहा जाता है। और इन सबको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। ये सब 25 है और इन्हें कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी वर्ण भी कह सकते हैं, स्पर्शी वर्ण या स्पर्शी व्यंजन। याद रखना इनका क वर्ग, क, च, ट, त, प याद रखें। याद रखने की ट्रिक है। आगे चलते हैं। अब अपन ने सबसे पहले देखा था स्वर कितने हैं? 11। अयोग व अयोग व 2। ठीक है, उसके बाद में व्यंजन में अपन ने स्पर्शी व्यंजन देखे थे। स्पर्शी बिल्कुल 52 आपको बताने वाला हूं, वो कितने थे? 25। ठीक है, अब स्पर्शी के बाद में या स्पर्श व्यंजन के बाद में, या स्पर्श कर लो, स्पर्शी नहीं तो स्पर्श व्यंजन, मतलब मुख से आवाज निकलती है तो जिह्वा मुख के अंग से स्पर्श करती कहीं ना कहीं, इसलिए इनको
स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, जैसे क, ख, ठीक है, ये कंठ है, कंठ से आवाज आ रही है, ठीक है। त, जीभ दांतों पर स्पर्श कर रही, त, तो इसलिए इनको 25 है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इसके बाद में देखो अंतस्थ, अंतस्थ ये इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ कितने हैं तो ध्यान रखना, य र ल व, य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ये कितने हैं 4, काउंट करते रहना, 52 अच्छी तरह से समझने वाले हैं। और यहां से प्रश्न बनेगा अंतस्थ कौन से, य र ल व, ये अंतस्थ हो गए। फिर आते उष्म, उष्म आवाज निकलेगी तब घर्षण के साथ संघर्ष करते हुए, तो वह उष्म, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कितने हैं तो उष्म व्यंजन भी 4 है। कौन कौन से उष्म व्यंजन, श, श, सॉरी श, 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 ह, ये इस प्रकार से 4 उष्म व्यंजन हो गए। फिर 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन वो कौन कौन से हैं तो देखो द्विगुण व्यंजन 2 है, एक तो है ढ और एक है ड, ठीक है। अब लास्ट में वर्णमाला में 52 अक्षरों में संयुक्त व्यंजन आते हैं, उनको भी अच्छी तरह से अपन समझने वाले हैं। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं तो संयुक्त व्यंजन 4 है। 4 कौन कौन से हो जाएंगे, क्षत्रज्ञ, पढ़ा होगा आपने, क्षत्र ज्ञ और श। अब इनको काउंट करोगे आप तो कितने हो जाएंगे 52, कितने हो जाएंगे 52। तो हिंदी के अंतर्गत व्यंजन या वर्णमाला के अंतर्गत कुल कितने वर्ण हैं तो आपका 52 होगा। अब यहां से जरूर ये प्रश्न बनता है कि यह कौन सा व्यंजन है तो याद रखना है अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन में श, इनको अपन डिटेल में आगे की वीडियो में समझेंगे। अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। आगे अपन पहला जो टॉपिक लेंगे वो स्वरों के भेद का टॉपिक लेंगे और स्वर के एक एक भेद को, कितने प्रकार के भेद होते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वर, अनुनासिकता के आधार पर, ठीक है, मतलब स्वरों को टॉपिक लेंगे। इस बार मैंने आपको डिटेल में वर्ण के बारे में बता दिया है। अब वर्ण का पहला स्वर, कौन सा स्वर कहां से बोला जाता है उसको व्यवस्थित रूप से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। और ये पार्ट 1 है, संपूर्ण हिंदी के लिए इसी प्रकार से मैं वीडियो डालता रहूंगा। चैनल को लाइक कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।